नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश और दुनिया के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण पहुंचे। यहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड और मार्कोस जूनियर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मंगलवार को ये वार्ता होगी। वार्ता के बाद में दोनों देशों की तरफ से बताया गया है कि आपसी रणनीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मोदी और मार्कोस के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने पर खास जोर दिया जाने वाला है। साथ ही व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार विमर्श होगा। फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर में और भारत हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों का सामना कर रहे हैं। फिलीपींस ने 2024 में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त की थी और इसकी आपूर्ति भी शुरू की जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन प्रांगण में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर और उनकी पत्नी लुइस अर्नेटा मार्कोस का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग की और भी मजबूत करने पर बातचीत हुई। बैठक में आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फिलीपींस संबंधों की अहमियत को रेखांकित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अतिथि राष्ट्राध्यक्ष का अभिनंदन किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की उम्मीद जता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में राज्य आनंद संस्थान भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और एक अन्य द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल और नर्मदा समग्र भोपाल के बीच हस्ताक्षर किए गए। सीएम ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान का भी शुभारंभ किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका 1.5 महीने से इलाज चल रहा था। दिशोम गुरु का पार्थिव शरीर विधानसभा परिसर यानी रांची में रखा जाएगा, जहां विधायक और अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे और इसका तांता भी शुरू हो गया है। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम यात्रा नेमरा रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में स्थित नेमरा गुरुजी का पैतृक गांव है, वहां से निकाली जाएगी और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शिबू सोरेन ने 81 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली है। पिछले 1.5 महीने से उनका सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता रहे हैं शिबू सोरेन और झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित में तमाम मुख्यमंत्री ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भी रांची में नजर आए हैं। सभी की आंखें नम नजर आई, क्योंकि अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो इसका मुख्य कारण शिबू सोरेन ही रहे हैं। शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाया, झारखंड आंदोलन में शामिल रहे। एक युग का अंत बताया जा रहा है, क्योंकि झारखंड के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और उस लड़ाई के जन्मदाता ही शिबू सोरेन रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विधान परिसर में उनके शव को रखा गया है, जहां तमाम राजनेताओं सहित आम लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। एक युग का अंत बताया जा रहा है। झारखंड के लिए बहुत ही शोक संतृप्त दिन है और इसके साथ ही 3 दिन का राज्य के अवकाश की घोषणा कर दी गई है। 2 दिन कामकाज, सरकारी कामकाज है, वो ठप रहेंगे। आज लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, राजनेताओं का आना जाना भी शुरू है और इस दौरान
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ढांढस बंधाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक डोमिसाइल की बात है, हमने इस बात को पहले ही कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे। ये सरकार वही कर रही है जो तेजस्वी कह रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखना कि वे माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेंगे। उनके पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जब से नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाली तब से लगातार की जा रही है। जो अभ्यर्थी है वो बिहार के लिए, यानी बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक परीक्षा भर्ती में शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है ताकि टीचर रिक्वायरमेंट जो भर्ती हो रही है उसमें 90 से 95% बिहार के बासिंदा, बिहार के जो अभ्यर्थी है वो रहे। डोमिसाइल नीति कई राज्यों में लागू है और उसे देखते हुए बिहार में भी मांग की जा रही है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में लगातार ये प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, इसके लिए अब कवायद शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जो है कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता है जिससे जनता नाराज नजर आए। छात्रों का उग्र प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब सरकार पर एक तरह से दबाव है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो टीचर रिक्वायरमेंट भर्ती है उसके लिए अब डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है और इसे अब आरजेडी भुनाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि सत्ता पक्ष जो है वो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसी की कॉपी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे, यानी अगर आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाएगी और इसे अब सरकार मानने को तैयार है, यानी सरकार मान रही है। इसके साथ ही उन्होंने माई बहन मान सम्मान योजना की भी बात उठाई। उन्होंने कहा कि हमने, यानी राजद की तरफ से कहा गया है कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो माई बहन सम्मान योजना की बात कही गई है, अब इसे ही कुछ दिनों के बाद कॉपी किया जाएगा। बिहार में विधानसभा के चुनाव है, एसआईआर का मुद्दा तो गरमाया ही है। इसके साथ ही कई एक मामलों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से तैयार की जा रही है और इन सब मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा डोमिसाइल नीति है, क्योंकि डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी है वो लगातार मांग कर रहे थे कि आखिर जो बिहार के परीक्षार्थी है उन्हें एक मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाहरी राज्यों से लोगों को लाकर आखिर शिक्षक भर्ती क्यों करवाई जा रही है। क्या बिहार के जो अभ्यर्थी है उनमें कुछ कमी है, क्या वो सही ढंग से सही गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्या कमी रह गई है, सरकार क्यों इस तरह की नीति अपना रही है। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि कई एक तस्वीर ऐसी सामने आई थी जहां शिक्षकों को उतनी नॉलेज नहीं थी, उतना ज्ञान नहीं था। ये तस्वीर सामने आने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए गए। लेकिन अब सरकार डोमिसाइल नीति लागू करने के बारे में सोच रही है और अब TRE-4 जो एग्जाम 2025 में होने वाले हैं उसमें ये नीति लागू कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 6 साल पूरे हो रहे हैं। इन वर्षों में यहां शासन, बुनियादी ढांचा और नागरिक भागीदारी में एक परिवर्तनकारी बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की राजनीतिक बहस जारी रहने के बावजूद सरकार का रुख जन कल्याण, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण और आर्थिक पुनरुद्धार में ठोस सुधारों पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा परिवर्तन लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि के रूप में हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के सिद्धांत से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में स्थानीय पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत में 70% की वृद्धि देखी गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वर्ष 2020 में जिला विकास परिषद के चुनाव पहली जमीनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी और इसके बाद नगरपालिका और पंचायत चुनाव हुए। 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव ने राजनीतिक भागीदारों को और भी मजबूत किया है, जिसमें दक्षिण कश्मीर के सरपंचों सहित युवाओं और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी भी रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की गई और इस बैठक में सरकार की आगामी नीतियों पर चर्चा होने की संभावना है। अमित शाह के पहुंचने के साथ ही बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो एनडीए की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संसद भवन में ये बैठक होने वाली है और अब सबकी नजर है कि आखिर इस मीटिंग में ऐसे कौन से फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो है वो भी चुनाव होना है और इसे लेकर भी कई कयासों का दौर जारी है कि आखिर अब सरकार यानी सत्ता में एनडीए की सरकार है वो क्या कुछ निर्णय लेने वाली है, किसके नामों पर चर्चा होगी। इन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आज सुबह में बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नाम पर फैसला हो सकता है और इसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी, क्योंकि महागठबंधन बार बार आरोप लगा रहा था कि उपराष्ट्रपति यानी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिए हैं, बल्कि उनका इस्तीफा लिया गया है। तो अब क्या ये सही बात है, इस पर भी धीरे धीरे तस्वीर हो सकता है साफ हो। लेकिन बार बार यहां एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों से हवाला दे रहे हैं, उनसे काम नहीं हो रहा है, तो फिर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर, फिलहाल एनडीए की महत्वपूर्ण आज मीटिंग है और इसमें कई एक मामलों पर फैसला लिया जाना है। वो कौन कौन से मुख्य मुद्दे रखे जाएंगे, इन पर नजर बनी रहेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हमें कल ये दुखद समाचार मिला और मैं अब रांची के लिए रवाना हो रहा हूं। तेजस्वी यादव ने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। उन्होंने आगे कहा कि शिबू सोरेन का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अंतिम संस्कार रामगढ़ जिले में किया जाएगा और तेजस्वी यादव ने बताया कि वो वहां जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड की राजनीति में सोरेन के ऐतिहासिक योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दुखद समाचार जो हम लोगों को कल जो है जानकारी हम लोगों को मिली और अभी हम जो है नीचे की जान रहे हैं। शिबू सोरेन जी का योगदान जो है वो हम लोग भूल नहीं सकते। जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, खास तौर पे आदिवासी समाज के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जिस प्रकार से हमारे पिता के लिए लोगों में सहयोगी रहे और लगातार जो है हम लोगों का झारखंड में भी अलायंस रहा। तो हमको लगता है कि शिबू सोरेन जी के नहीं रहने पर जो है देश को राजनीतिक रूप से एक बड़ी क्षति जो है वो होगी और उनके परिवार के प्रति हम लोगों की पूरी संवेदना है। दुखद समाचार जो हम लोगों को कल आनंद के गंभीरा पुल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। 9 जुलाई को हुए इस भीषण हादसे में पुल अचानक ढह गया था, जिसमें 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आज उस ढहे हुए पुल के मलबे से फंसे एक ट्रक को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। राहत दल पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ इस ऑपरेशन में जुटा हुआ है। ट्रक को निकालने के लिए भारी मशीनरी और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मलबे की पूरी जांच की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और व्यक्ति उसमें फंसा है या नहीं। इस दौरान पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर की गई टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सेना ने बहादुरी दिखाकर चीनी सेना को पीछे धकेला, राहुल गांधी ने उल्टा दावा किया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया और 20 भारतीय सैनिक मारे गए।
गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के बयान का हवाला देते हुए राहुल गांधी की विश्वसनीयता और राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए। कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दिखाई है। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का अब केंद्र बन चुका है। गलवान में हमारी वीर सेना शौर्य दिखाकर चीनी सेना को खदेड़ देती है, तो राहुल गांधी का बयान अगर मैं उसका अनुवाद करूं, और ये सभी मीडिया चैनल्स ने भी चलाया था, राहुल गांधी ने कहा प्रेस वार्ता करते हुए, चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है भारत की, उसको कब्जा लिया है। एक दूसरा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। और मैं पढ़ दूं जो राहुल गांधी का वक्तव्य है अंग्रेजी में भी। राहुल गांधी सेड, एंड आई कोट, गलवान में रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका के नागांव समुद्र तट पर आयोजित अनोखी और भव्य हाथ से नारियल फोड़ने और गड़गड़ी नारियल प्रतियोगिता में भारी उत्साह देखा गया। रायगढ़, मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, गोवा और कोंकण के कुल 72 प्रतियोगियों ने भाग लिया। नारियल फोड़ प्रतियोगिता में 48 और गड़गड़ी नारियल प्रतियोगिता में 24 प्रतियोगी शामिल थे। संजय घरत ने नारियल फोड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर आकर्षण कप और नगद पुरस्कार जीता, जबकि ग्रंथ नाखवा ने गड़गड़ी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में सुप्रसिद्ध गायक रोहित पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। आयोजन के सफल संचालन के लिए डॉक्टर सचिन राउल, राकेश राणे और उनकी टीम ने मेहनत की। आगामी वर्ष महिलाओं के लिए भी इस प्रतियोगिता को खोलने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने चीन के द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा के झूठे दावे को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या आप वहां थे, आपके पास कोई प्रमाण है। प्रधान ने कहा कि संसदीय इतिहास में यह पहली बार है जब विपक्षी नेता पर इस तरह की कड़ी टिप्पणी न्यायालय को करनी पड़ी। इस बयान ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मार्तला स्थित जिला परिषद स्कूल में एक अभिनव पहल नो बैंक बेंचर्स लागू की गई है। स्कूल में पहले से 7वीं कक्षा तक यू टाइप बैठने की व्यवस्था की गई थी और इससे कोई छात्र पीछे या आगे अलग से नहीं बैठते। प्रधानाचार्य रवि धागे ने मलयालम फिल्म से प्रेरणा लेकर इस बदलाव को लागू किया। इस पहल के कारण शिक्षक सभी छात्रों पर समान रूप से ध्यान दे पा रहे हैं। छात्रों ने भी इस बदलाव को सराहा है और बताया कि अब आगे बैठने को लेकर विवाद भी नहीं होता है। ये नई व्यवस्था पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने के लिए मददगार साबित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।